हाँ जी, आ गए हैं सब। आज के लेके बैठे हो चाय पॉपकॉर्न की जगह नाश्ता। चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कैश बुक क्या होती है? कैश बुक इज दैट रजिस्टर जिसमें हम ट्रांजैक्शंस लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैश ओनली। बेसिकली उसका नाम क्या है? कैश बुक है, तो कैश बुक से रिलेटेड ही उसमें ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। कितना कैश हमने अर्न किया, कितना कैश जो है हमने पे किया, वो सारे के सारे खर्चे किस में लिखे जाते हैं? कैश बुक में। अब कैश बुक के अलावा हमारे पास बुक्स होती हैं कौन सी? सब्सिडरी बुक्स अदर देन कैश बुक। आपकी सेल बुक, परचेज बुक और आपके डेटर्स रजिस्टर, क्रेडिटर्स रजिस्टर, बिल ऑफ एक्सचेंज के रजिस्टर्स, लेटर ऑफ क्रेडिट के रजिस्टर्स, ये सारे के सारे जो भी रजिस्टर्स हैं ये सब क्या कहलाते हैं? आपकी सब्सिडरी बुक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एक हो गई आपकी कैश बुक मेन, देन हो गई आपकी सब्सिडरी बुक्स। और दूसरी जो तीसरी चीज है इसमें वो क्या है? आपके लेजर्स। लेजर्स क्या है? जी, तो एक बार दोबारा से शुरू करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक की जब मैं बात कर रही हूँ तो कैश बुक इज दैट बुक जहाँ हम अपनी सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो हार्ड कैश में है, वेदर यू आर पेइंग द इन फॉर्म ऑफ कैश और यू आर रिसीविंग द कैश। ठीक है, तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कहाँ लिखी जाएंगी? कैश बुक में लिखी जाएंगी। देन वी हैव सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स आर दोज विच दे टेल यू कि और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस में की जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी सेल, आपकी परचेजेस, देन आपके डेटर्स, आपके क्रेडिटर्स, आपके बिल रिसीवेबल्स, आपके बिल पेबल, आपके स्टॉक, इन सब के बारे में जो भी जानकारी आपको लिखनी है वो आप इन सब्सिडरी बुक्स में लिख सकते हैं कि ओके मेरे पास इतने नंबर ऑफ डेटर्स हैं, इतने नंबर ऑफ क्रेडिटर्स हैं, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक था, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक था, इतनी मैंने परचेजेस की, इतनी मैंने सेल की। सो वॉट एवर इट इज, वो सारा का सारा कहाँ रहेगा? सब्सिडरी बुक्स में रहेगा। एंड देन वी हैव व्हाट? वी हैव लेजर्स। लेजर्स आर व्हाट? जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, जर्नल एंट्रीज वी गिव टू एस्पेक्ट टू अ ट्रांजेक्शन, वन इज डेबिट एंड द अदर इज क्रेडिट। उसके बाद हम क्या करते हैं? लेजर पोस्टिंग करते हैं। मान लीजिए मैंने 100 एंट्री की है, अब उन 100 एंट्रीज में हो सकता है मेरे 200 लेजर्स खुले हों, हो सकता है सिर्फ मेरे 50 लेजर्स खुले हों। ठीक है, तो उन एंट्रीज को क्या करना है? एक लेजर फॉर्म में लिखना है ताकि मुझे क्या हो? पढ़ने में आसानी हो। 100 जर्नल एंट्रीज अगर 50 पेजेस में हुई है तो मुझे क्या बार बार पेज टर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर मैं लेजर में ही उसे देख लूँगी। तो लेजर क्या है? इट इज़ अ जिस्ट कि जो मैंने अपनी एक नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी एंट्रीज की हैं, जो भी जर्नल एंट्रीज पास की हैं, वो सब मुझे एक ही जगह पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो लेजर को आप क्या कह सकते हैं? इट इज़ लाइक अ मेन्यू कार्ड जो आपको बताएगा कि क्या रिसीव हुआ और क्या पे हुआ। चलिए, तो पेज नंबर 138 ऑफ योर बुक्स, accounting and finance for banking, the topic is maintenance of cash, subsidiary books and ledgers. इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें तो बिजनेस अकाउंटिंग, जब मैं कल आपको बता रही थी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रही थी, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आया था बुक कीपिंग का या अकाउंटिंग का। तो बुक कीपिंग क्या है दोस्तों? इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स विद अ व्यू टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। साइड बाय साइड अपनी बुक्स में अंडरलाइन करते चलिए इस चीज़ को, ताकि आपको बाद में पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े और सिर्फ जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ आपको वही पढ़नी पड़े। ठीक है, अब बुक कीपिंग की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। It is the art of recording business transactions with the view to having a permanent record of them and showing their effects on the wealth. ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है
और वो जो रिकॉर्ड होगा वो परमानेंट है, क्योंकि एक बार जो चीज़ आपने रिकॉर्ड कर दी वो हिस्ट्रीज तक आपके पास रहने वाली है। ठीक है, आप उस किताब को कभी भी किसी भी साल में खोल के देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने उस ट्रांजैक्शन में क्या किया था। ठीक है, उस साल में क्या किया था। It is a science that records pecuniary transaction in such a manner that the trader is able to ascertain, क्या ascertain करना है, the value of assets including the amount owed to him by sundry debtors, जो उसके assets हैं वो पैसा और जो उसे डेटर्स से पैसा मिलने वाला है वो हम पता लगा सकते हैं अपनी बैलेंस शीट से। जब असेट्स पता चल सकते हैं तो लाइबिलिटीज भी पता चल सकती हैं, और ये भी पता चल सकता है कि क्रेडिटर्स से हमें अभी कितना उधार जो है हमें चुकाना है क्रेडिटर्स को। ठीक, देन तीसरी चीज़ क्या पता चल सकती है कि हमने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस सफ़र किया फॉर अ गिवन पीरियड एंड हाउ द अमाउंट दैट हैज़ गेन्ड वो लॉस है या क्या है, लॉस है, तो लॉस को हमें सही कैसे करना है, और अगर प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को कैसे हमें फर्दर मेंटेन करके रखना है। चौथी चीज़ जो पता चलती है दैट इज सॉल्वेंसी या इंसॉल्वेंसी ऑफ द कैपिटल और डेफिशिएंसी। सॉल्वेंसी का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, फर्म में लिक्विडिटी है, हमारे पास पैसा है, माय असेट्स are more than my liabilities. This is what is my liquidity. मेरे जब assets जो हैं वो मेरी liabilities से ज़्यादा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, that is a solvent situation. Vice versa, अगर मेरी liabilities ज़्यादा हो और assets कम हो तो वो solvent की situation नहीं है, वो insolvent की situation है। क्लियर हुई ये चार चीज़ें जो आपको बुक कीपिंग में ध्यान रखनी है। वैल्यू ऑफ असेट्स पता करनी है और साइमल्टेनियसली डेटर्स पता करने हैं, लाइबिलिटीज़ पता करनी है और उसके साथ साथ क्रेडिटर्स को भी ध्यान में रखना है। प्रॉफिट अर्न किया, लॉस सफ़र किया, प्रॉफिट है तो उसे कैसे मेंटेन करके रखना है, लॉस है तो उसे कैसे ओवरकम करना है, और सॉल्वेंसी की बात करनी है कि फर्म सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है। ठीक है, अब आते हैं जर्नल पे। जर्नल, द फॉर्म ऑफ अ जर्नल कंटेन्स अ कॉलम ऑफ लेजर, लेजर फोलियो। जर्नल रिकॉर्ड्स each transaction. However, if anybody wants to find out transaction affecting a personal or a expense account, he will have to turn over pages of the journal and add all debits and credits and then find out the balance of particular account. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये सब बताया जा रहा है इसका सिर्फ छोटा सा इतना सा मीनिंग है कि जर्नल एंट्री जो हम पास करते हैं या जो हमारा जर्नल का रजिस्टर है उसमें एक ट्रांजैक्शन अगर आपको लिख के दे दी गई है तो उस ट्रांजैक्शन को आपको इस तरीके से लिखना है कि उसका डेबिट एस्पेक्ट भी आपको पता हो और क्रेडिट एस्पेक्ट भी पता हो और कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ये दिखाती हूँ, मेंटेनेंस ऑफ कैश एंड सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर्स। ठीक है, बुक कीपिंग वही चीज़ है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस विद अ व्यू टू हैविंग परमानेंट रिकॉर्ड एंड शोइंग इफेक्ट ऑफ सेम ऑन दी वेल्थ, जो हेल्प करती है सर्टेन करने में क्या, वैल्यू ऑफ असेट अलॉन्ग विद द डेटर्स, अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स, whether the profit is earned or losses suffer in the year, और सॉल्वेंसी या इंसॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस की हम बात करते हैं बुक कीपिंग में। फिर आ गई मैं किस पे, जर्नल पे। रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन बाय डेबिटिंग वन एस्पेक्ट एंड क्रेडिटिंग दी अदर एस्पेक्ट। ठीक है, एक चीज़ क्या होगी, डेबिट होगी और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। देन वी कम टू कैश बुक, book which records all the transactions divided into two halves, debit and credit, where debit records your receipts and your credit records your payment। तो ये क्या होती है आपकी कैश बुक होती है। अगेन बैक टू योर बुक्स, कैश बुक जो मैंने आपको वहाँ पीपीटी में पढ़ाया वही इस पैराग्राफ में लिखा है, आप कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बेसिक ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग पे।
अकाउंटिंग साइकिल की बात करते हैं। रिकॉर्ड जो है हमारे एक साइकिलर मोशन में चलते हैं, ठीक है। पहले क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है, फिर उन्हें क्लासिफाई किया जाता है और फिर हम उसकी समरी बनाते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड करना इज, जैसे आपने कोई खर्चा किया, आप रफ में आप पूरे दिन का हिसाब लिख देते हो कि आज के दिन में मैंने 100 रुपये इसे दिए, 200 रुपये इसे दिए, 400 रुपये उसे दिए, ठीक है, इस तरीके से। तो रिकॉर्डिंग करके रख ली। फिर मैंने क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन करने में मैं क्या करती हूँ, अच्छा मैंने आज के दिन चाय के लिए 100 रुपये खर्च किए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए 200 रुपये खर्च किए, स्टाफ वेलफेयर के लिए मैंने 400 रुपये खर्च किए, थोड़े सा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी हुआ, उसके लिए 1000 रुपये। तो आपने क्या किया, जो आपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की थी आपने उन्हें हेड्स में क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर दिया, समरी प्रिपेयर कर दी। तो अब जब हम एक्चुअल अकाउंटिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग स्टेज पे हम क्या लिखते हैं, जर्नल एंट्रीज लिखते हैं, ठीक है, और उन्हें अपनी सब्सिडरी बुक्स में या कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। देन क्लासिफाइंग में क्या करते हैं, जो फर्स्ट स्टेज में हमने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं उन जर्नल एंट्रीज को एप्रोप्रिएट लेजर्स में क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, टू फाइंड आउट एट ग्लैंस द टोटल इफेक्ट ऑफ ऑल सच ट्रांजेक्शन्स इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट। तो लेजर में आई शो इट टू यू कि हम लेजर में क्या करते हैं, जस्ट राइटिंग इट डाउन हियर ऑन दिस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से टी फॉर्म में अपना लेजर बनाते हैं और डेबिट एंट्री इस तरफ और क्रेडिट एंट्रीज इस तरफ, ऐसे करके लेजर में हम पोस्टिंग्स कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, आगे चलते हैं। देन इज समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है, यहाँ पे तो हमने जर्नल बनाया, जर्नल एंट्रीज की, फिर यहाँ पे हमने की लेजर पोस्टिंग। अब समरी के जो हमारे स्टेप्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो समरी के स्टेप्स हमारे क्या बनते हैं, यहाँ बनेगा आपका ट्रायल बैलेंस, यहाँ बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ बनेगी आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या, समराइजिंग के स्टेप्स। पहले बनेगा ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस से बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ बनेगी आपकी बैलेंस शीट। तो समराइजिंग में ये 3 चीज़ें बनती हैं। एक बार फिर से इसे देखते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग बेसिक्स इन्वॉल्व्स रेपिटेशन ऑफ 3 processes: recording, classifying and summarizing, which is known as accounting cycle। तो पहला स्टेप है रिकॉर्ड करना, दूसरा स्टेप है क्लासिफाई करना, और तीसरा स्टेप है क्या, समराइज करना, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया। रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं, क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, और समराइजिंग में क्या करते हैं, ट्रायल बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, और बैलेंस शीट बनता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं। अगेन बैक टू योर बुक्स। ये देखिए, ये जो फॉर्मेट देख रहे हैं ना आप दोस्तों, ये कौन सा फॉर्मेट है, इट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ अ लेजर। इट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ अ लेजर, जिस तरीके से हमारा लेजर बनता है। ये हो गई हमारी डेबिट साइड, ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड, ये बीच में हाफ हो गया, दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। डेट लिखना है, पर्टिकुलर लिखना है, जर्नल फोलियो लिखना है। जर्नल फोलियो इज द पेज नंबर जहाँ पे आपके वो रिस्पेक्टिव जर्नल एंट्री है, और उसका अमाउंट लिखना है। डेबिट साइड वाली आइटम्स इधर और क्रेडिट साइड वाली आइटम्स इधर, ठीक है। ये वही सब लिखा है जो भी मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं
रिलेशनशिप बिटवीन जर्नल एंड लेजर। इसे ये पूरा जो लंबा पेज है ये नहीं पढ़ाऊंगी, अगर पढ़ाऊंगी तो आप लोग सब सो जाएंगे और बोलोगे कि स्नेहा मैम बहुत सुलाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहाँ आ गई, तो मैं आ गई हूँ सिंपल अपने पेज पे, ठीक, अपनी पीपीटी पे आ गई। और अब यहाँ पे आके मैंने इसे शॉर्ट प्रिसाइज फॉर्मेट में बना दिया। तो अब पढ़ते हैं इसे क्या कहता है ये, रिलेशनशिप बिटवीन जर्नल एंड लेजर। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, ऑर्डर की। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो एंट्री अपीयर्स इन जर्नल फर्स्ट एंड देन इट इज पोस्टेड इनटू लेजर। तो पहले जर्नल में एंट्री होती है और फिर लेजर में क्या की जाती है, उसकी पोस्टिंग की जाती है। देन अगर मैं नेचर की बात करूं तो जर्नल जो है वो क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, कि जैसे जैसे आप ट्रांजैक्शन करते जाते हैं आप उसमें साइड बाय साइड एंट्री को जर्नल में रिकॉर्ड करते जाते हैं, ठीक है। बट जो आपका लेजर है वो एनालिटिकल रिकॉर्ड है। एनालिटिकल रिकॉर्ड क्यों है, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है एक बार को कि अगर मैंने पोस्टिंग गलत हेड में कर दी तो क्या होगा। मान लो आपने करा था परचेज, ठीक है, और आपने परचेज की लेजर की जगह आपने सेल्स लेजर में उस एंट्री को लिख दिया। अब जो जर्नल एंट्री है वो दिखा रही है कि परचेज हुई है, बट आपका लेजर तो दिखा रहा है सेल हुई है, तो हो गई ना गड़बड़, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट की भी गड़बड़ होगी, क्योंकि सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है और परचेजेस का बैलेंस डेबिट होता है। तो अमाउंट भी क्या होगा, रेक्टिफिकेशन करने के लिए डबल एंट्री, डबल अमाउंट से आपको उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी लेजर में पोस्टिंग होगी सोच समझ के ध्यान से और प्रॉपर पढ़ के होगी कि ओके अब ये ट्रांजैक्शन है, इस जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग एक मेरा कैश अकाउंट है, एक मेरा सेल अकाउंट है। तो कैश वाले लेजर में कौन सी पोस्टिंग होगी और सेल वाले में कौन सी पोस्टिंग होगी, उसे ध्यान में रखो। देन एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं या रिलायबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो जर्नल जो है वो मोर रिलायबल है एज कंपेयर टू लेजर। तो हम बनाते हैं क्यों लेजर, हम जर्नल एंट्री से काम क्यों नहीं चला लेते। हम इसलिए लेजर बनाते हैं ताकि हमारा काम जो है वो हम इजी सी समझ पाए उस चीज़ को, ठीक है। तो रिलायबिलिटी जर्नल की ज़्यादा है और लेजर की कम है, क्योंकि जर्नल जो है फर्स्ट बुक है हमारी बुक्स की ट्रांजैक्शंस की। तो वहाँ जो हमने लिखा होगा तो वो हम आँख मान बंद करके ये समझ लेंगे कि वो सही है, ठीक है। देन टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो जब हम जर्नल में चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसे नाम देते हैं जर्नलाइजिंग, और जब हम लेजर की बात करते हैं तो लेजर को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पोस्टिंग। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जर्नल एंड लेजर, ठीक है। कमिंग बैक टू योर बुक्स, एक बार वापस आपकी बुक की तरफ आती हूँ। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स मैंने विद द हेल्प ऑफ पीपीटी आपको समझा दिए। इसके बाद इसमें जो भी आगे है वो पढ़ोगे तो सो जाओगे, मैं नहीं चाहती कि आप लोग अभी सोए, ठीक है। पूरा संडे है हमारे पास सोने के लिए, बट अभी फिलहाल हमें क्लास पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पेज नंबर 141 पे आ जाइए, ठीक है। और अब बात करते हैं द टाइप ऑफ अकाउंट्स की, पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल। The debit balances of an account may represent either an asset or an expense, ठीक है। अगर कभी डेबिट बैलेंस है किसी अकाउंट में तो वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, या तो वो आपका खर्चा है या वो एक्सपेंस है। अब ये खर्चा और एक्सपेंस मैंने कल बताया था ना कि अगर किसी खर्चे से आपकी जो यूटिलिटी है वो 12 महीने के अंदर अंदर या शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम के अंदर अंदर डिराइव हो जाती है तो वो आपका एक्सपेंस है। बट वही जो उसकी यूटिलिटी जो है वो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है तो वो खर्चा जो है आपका क्या बन जाता है, असेट बन जाता है, ठीक है। If such balances relate to a personal account, it reflects debtor. If it relates to a real account, it is a property. ठीक है, अगर किसी पर्सनल अकाउंट के बारे में बात हो रही है
राम, श्याम, रामू, अजय, विजय, अगर आप इन सब की बात कर रहे हैं तो ये कौन है आपके, ये हैं आपके डेटर्स। और अगर रियल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की, अपने असेट्स की, वेदर टैंजिबल वेदर इनटैंजिबल। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं जो हमें नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन बताते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस या इनकम्स और गेन्स की बात करते हैं थ्रू हम nominal accounts. Then nominal accounts, it is a gain or income. Real account usually shows a debit balance. In case there is a credit balance in real account, it reflects loss on sale of asset. It may be noted that when the nominal accounts have balances on the last day of the accounting year, their balances are not carried down but they are transferred to trading and profit and loss account. तो बैलेंसेस जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पीपीटीज आपको कैसे मिलेंगी ये आपको बता दिया जाएगा, उसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। देन ओके, अब आ जाते हैं कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स पे। हमारी जो कैटेगरी ऑफ अकाउंट है बेसिकली दो तरीके की होती है, फर्स्ट इज इम्पर्सनल अकाउंट एंड सेकेंड इज पर्सनल account. Impersonal account is bifurcated into two parts, that is real and nominal, ठीक है। एंड पर्सनल अकाउंट में जो है बाइफर्केशन कैसे है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स, ठीक। अब ये तो बेसिक हो गया, अब इनके बारे में थोड़ा सा इन पर रोशनी डालते हैं एक एक करके, ठीक है। ये आपकी बुक में भी है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी स्किप कर दीजिएगा, वो आपको मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। अकाउंट्स की कैटेगरीज पे आ गए हैं हम, तो ये मैंने आपको बता दिया, अकाउंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, अंडरलाइन इट फॉर योरसेल्फ, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। द लैटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। latter one is which one, impersonal account, ठीक है। पर्सनल अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो पर्सनल अकाउंट्स, दीज अकाउंट्स शो द ट्रांजैक्शन विद कस्टमर्स, सप्लायर्स, मनी लेंडर्स, बैंक ओनर। पर्सनल अकाउंट्स टेक द फॉलोइंग फॉर्म। तो हमारे पर्सनल अकाउंट कितने तरीके से बनते हैं, तीन तरीके से बनते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट मीन्स we talk about people who are creation of God, जो भगवान ने बनाए हैं, इंसान, जीते जाते इंसान, उनके साथ अगर ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, that we are into a transaction with a personal account, हाँ, natural personal account। then artificial personal account, accounts of corporate bodies, institutions that are recognized as person in business dealing। वो लोग या वो एंटिटीज जिनकी क्या है, एक लीगल एग्जिस्टेंस है खुद की, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956 में जो भी कंपनीज पहले से रजिस्टर्ड हैं उनकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो कंपनीज बिजनेस खोल सकती हैं, सेल कर सकती हैं, परचेज कर सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती हैं, दे कैन स्यू और दे कैन बी स्यूड बाय एनीवन, उनके अगेंस्ट कोर्ट में केस भी चलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कौन है, आर्टिफिशियल लीगल एंटिटीज हैं और हम इनके साथ भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल लिमिटेड कंपनी, बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी एंड फर्म, एनी क्लब। तो ये सारी की सारी ये आपकी क्या है, एक अलग लीगल एंटिटी है, ये ओनर्स से अलग है, इनकी अलग आइडेंटिटी है, ठीक है। देन वी हैव representative personal account. These are the accounts that represent certain person or group of persons, ठीक है। जो transactions
ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स को ध्यान में रखकर की गई हो उनकी बात करते हैं। सिंपल सी बात आपको समझाती हूँ सैलरी की। ठीक है, मेरी फर्म में 500 बंदे हैं जो एम्प्लॉयड हैं। उन 500 बंदों के नाम, सबके तो मैं नाम याद नहीं रख सकती, 500 लोग हैं, मुझे क्या पता 500 लोग कौन कौन है। तो सबके नाम के हिसाब से अगर मैं जर्नल एंट्री करने बैठूं तो सोचो मुझे कितने अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे, और उसमें से 2 लोग ऐसे हैं या 100 लोग ऐसे हैं जिनका नाम एक ही जैसा है। ठीक है, 50 लोग ऐसे हैं जिनका नाम और सरनेम एक जैसा है, प्रॉब्लम हो जाएगी, बाइफर्केशन करना मेरे लिए डिफिकल्ट है। तो मैं सिंपल अपनी सैलरी के खर्चे के लिए एक प्यारी सी छोटी सी एंट्री ना कर दूं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एक सिंपल छोटी सी एंट्री की मैंने। हम लोग लाइव नहीं है तो ये क्यों कह रहे हैं कि अभी लाइव क्लास स्टार्ट नहीं हुई? चेक कर। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल सी एंट्री क्या कर दी, छोटी सी प्यारी सी एंट्री की, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। जहां सोचो मुझे 500 एंट्री करनी पड़ती, रमेश अकाउंट डेबिटेड टू कैश, रवि अकाउंट डेबिटेड टू कैश, रवि कुमार अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ये सारे के सारे सैलरी के खर्चे हैं। तो अब सिंपल एक एंट्री कर दी छोटी सी, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश की। ठीक है, तो ये क्या हो गए मेरे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गए। तो देखो, पर्सनल अकाउंट्स, accounts shows transactions with customers, suppliers, banks and money lenders, categorized as natural, artificial and representative। इनके बारे में बात करके आ गई हूँ मैं। ठीक, अगेन वापस आ जाओ अपनी किताब पे। इम्पर्सनल अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ, 2 कैटेगरीज है, रियल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट्स आर tangible real accounts and intangible। अब tangible क्या होते हैं? These are the accounts of things that are tangible। अब उसका मतलब क्या है? They can be seen, touched or felt physically। जिन चीज़ों को आप देख सकते हो, छू सकते हो, उनकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो, they are called your real account, tangible real account। For example, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश एक्सेट्रा, ये सब क्या है? आपके टैंजिबल असेट्स हैं। देन योर इनटैंजिबल असेट्स, इनटैंजिबल असेट्स इज द अकाउंट्स व्हिच रिप्रेजेंट सच थिंग्स दैट कैन नॉट बी टच्ड। Of course, they can be measured in terms of money. Example, goodwill, trademarks, patents, copyrights, etc. ठीक है। तो ये कैटेगराइज होते हैं आपके इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स एंड टैंजिबल रियल अकाउंट्स में। गुडविल क्या होता है? गुडविल इज द ब्रांड नेम ऑफ द कंपनी। ट्रेडमार्क क्या है? द सिग्नेचर और द लोगो जिससे आप बाइफर्केशन करते हैं कि ये कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है। देन पेटेंट्स, किसी इन्वेंशन को जो आपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा के अपने नाम पे रजिस्टर करवाया है, ये जो टेक्निक है उस आपके अलावा उसे कोई नहीं यूज़ करे, इसके लिए आप क्या कराते हैं? पेटेंट करवाते हैं उस चीज़ को। तो पेटेंट राइट इज व्हाट? दे आर ऑल्सो योर इंटेंजिबल असेट्स। अगर उसे बेचने जाओगे मार्केट में तो उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो गुडविल, ट्रेडमार्क्स and patents, they are termed as your intangible real accounts। अब पर्सनल अकाउंट्स की बात हो गई, जब लोगों के साथ ट्रांजेक्शन्स है, कंपनीज के साथ ट्रांजेक्शन्स है तो वो पर्सनल में चले गए। असेट्स की बात हो गई, रियल असेट्स में, रियल अकाउंट में आ गए। टैंजिबल और इंटैंजिबल 2 तरीके के हो गए। अब ये नॉमिनल क्या है भाई? नॉमिनल वो चीज़ें हैं जो ना तो रियल अकाउंट में आई और ना ही पर्सनल अकाउंट में आई, बट खर्चा हुआ है। तो नॉमिनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स हैं जो बताते हैं कि ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है, कि किस बेसिस पे हमने ट्रांजैक्शन में
डेबिट किया है तो क्या डेबिट किया है, ठीक है। अगर मैंने असेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो मैंने एंट्री क्या करी होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असेट अकाउंट। बट मुझे ये भी पता है कि डेप्रिसिएशन लॉस है, तो मैं लॉस क्यों नहीं लिख रही हूँ उसे, बिकॉज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग एथिक्स ने मुझे बताया कि डेप्रिसिएशन बीइंग अ लॉस ऑन दी असेट, आप उसे अपनी बुक्स में किस नाम से शो करेंगे, डेप्रिसिएशन के नाम से शो करेंगे। लॉसेस अलग कैटेगरी में जाएंगे और डेप्रिसिएशन अलग कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके नॉमिनल अकाउंट्स। अब ये एक छोटा सा प्यारा सा चार्ट है आपकी बुक में दिया हुआ पेज नंबर 145 में, द लिस्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज दी, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स, सिलेक्ट वन, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ नॉमिनल अकाउंट, सिलेक्ट वन और टू फ्रॉम द लिस्ट गिवन। तो ये जो लिस्ट है मेरे भाइयों बहनों, इसे याद कर लीजिएगा। मोदी जी जैसा साउंड कर रही हो भाइयों बहनों, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट्स में वी हैव बैंक, that is an artificial person, Tata Iron Steel, that is a company, Santosh, that is an individual, Capital जिसकी है राजेश की जो ओनर है, बैंक लोन, बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, रेंट आउटस्टैंडिंग दैट इज रिप्रेजेंटेटिव, रेंट किसको देना है, या तो लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड कौन है, इंसान है, नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, उसे दोगे, या कोई आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी है, कोई कंपनी है, उसको रेंट दोगे, ठीक है। तो ये सब हो गए पर्सनल अकाउंट। देन रियल अकाउंट में क्या आ गए, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, ट्रेडमार्क्स, कैश, ये आपके क्या हो गए, रियल अकाउंट्स हो गए। नॉमिनल में क्या क्या आ गया, इंटरेस्ट, सैलरी, रेंट, कैरेज, कमीशन, इंश्योरेंस, डिस्काउंट, वेजेस, ये सब नेम्स ऑफ अकाउंट याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स पे। उससे पहले एक बार आपको पीपीटी के दर्शन करा दूं। तो पीपीटी के दर्शन करते हैं, तो पीपीटी में क्या पढ़ा हमने, रियल अकाउंट पढ़ लिया था, नो सॉरी पर्सनल अकाउंट्स पढ़ लिए थे। अब आ गए हम इन पर्सनल अकाउंट्स पे, रियल और नॉमिनल, टैंजिबल, इनटैंजिबल, ठीक। अब आ गई मैं किस पे, डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट पे। अब आपके पेज, आपकी बुक का पेज नंबर 146, उसे मैंने कन्वर्ट कर दिया और उसे मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है, डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट पर्सनल अकाउंट की अगर मैं बात करूं, तो पर्सनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। जो इंसान हमसे पैसे रिसीव करेगा उसे डेबिट कर दीजिए, जो हमें पैसे देगा उसे क्रेडिट कर दीजिए। ये जो डेबिट और क्रेडिट है ये अपनी किताब में लिखना है, और ये बिल्कुल मत करना कि जिससे एक मतलब आपने क्या किया, रमेश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, ये मत करना। एक बंदे की किताबों में उसका नाम कभी नहीं आता, ठीक है। अगर आप सुरेश की किताबें बना रहे हो तो सुरेश की किताबों में मेरा सुरेश का नाम कभी नहीं आएगा। जैसे कि कहाँ दिखने को मिलता है, पासबुक में। पासबुक में आपको कैसे पता चलेगा आपकी पासबुक है, आपका नाम सिर्फ पहले पेज पे छापा जाएगा, उसके बाद कभी भी आपका नाम उस ट्रांजैक्शन लिस्ट में नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जो हमसे पैसे लेकर जा रहा है उसे डेबिट कर दो और जो हमें देकर जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। अभी जब जर्नल एंट्रीज पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी इसे, अभी इसे रट्टा मार लो कि पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं, जरा इसे देखते हैं कि ये क्या कहता है। इसने बोला
डेबिट इन पर्सनल अकाउंट मीन्स दैट द पर्सन हैज बिकम डेटर ऑफ द बिजनेस। मैंने किसी को सामान बेचा, ठीक है, मैंने उस एक इंसान को सामान बेचा है और वो अभी मुझे कैश नहीं दे के गया। उसने बोला कि अभी मैं आपसे सामान लेकर जा रहा हूँ, बट मैं आपको 1 महीने के या 2 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, आपने बोला ठीक है, आप ले जाओ सामान। आपने उसे किसकी लिस्ट में रख दिया? आपने उसे डेटर्स की लिस्ट में लिख दिया। आपने एंट्री क्या की? डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ये आपने अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री पास कर दी। ठीक है, अब डेबिट इन पर्सनल अकाउंट, डेटर जो है वो क्या है? इंसान ही तो कोई होगा जो आपसे सामान लेके गया होगा, या कंपनी या उसका रिप्रेजेंटेटिव। तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट किया तो दैट मीन्स वो आपका क्या बन गया? डेटा बन गया। और अगर वो ऑलरेडी डेटर आपका पहले से था, ठीक है, वो इंसान जो है आपसे पहले भी सामान खरीदता था, कुछ उधार उसका पहले से ही चल रहा था, कुछ सामान वो और लेके चला गया, तो अगेन उसके खाते में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट इन दी पर्सनल अकाउंट मीन्स दैट द पर्सन हैज बिकम योर डेटा। या तो वो नया नया आपका डेटा बना है, या वो एग्जिस्टिंग आपका डेटा था जो आपसे अब और पैसे या और सामान जो है उधार पे ले गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर डेबिट होगा पर्सनल अकाउंट में तो दैट मीन्स क्रेडिट भी तो होगा, कभी वो पेमेंट भी तो करेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो पेमेंट नहीं करेगा। तो क्रेडिट इन पर्सनल अकाउंट मीन्स दैट द पर्सन इज द क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस एंड एनी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी एंड दैट हैज टू इंक्रीज। ठीक है, मैंने सामान खरीदा मिस्टर विजय से, ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर विजय। तो अभी मैंने उससे 1 लाख रुपए का सामान खरीदा था, तो 1 लाख का मेरा उधार, उसकी देनदारी इंक्रीज हो गई। फिर मैंने विजय से ही 1 लाख रुपए का सामान और खरीद लिया। मीनवाइल मैंने उसे भी पेमेंट नहीं करी है, तो 1 लाख पिछला और 1 लाख ये, तो 2 लाख का उधार हो गया मेरे पास। ठीक है, तो फिर अब मेरा जो उधार है, मेरी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो गई? बढ़ गई, 1 लाख से 2 लाख की हो गई। तो डेबिट और क्रेडिट इन पर्सनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट ये है। डेबिट हो रहा है तो दैट मीन्स वो आपका डेटर है, क्रेडिट हो रहा है तो दैट मीन्स वो क्या है? आपका क्रेडिटर है। ठीक, देन रियल अकाउंट की बात क्या करते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ बिजनेस में आ रही है उसे डेबिट करते जाओ, और जो बाहर जा रही है उसे क्रेडिट करते जाओ विद रिस्पेक्ट टू योर असेट्स, टैंजिबल और इनटैंजिबल। गाड़ी खरीदी हो बिजनेस के लिए, ठीक है, तो जब वो गाड़ी खरीदी है तो एंट्री क्या होगी? व्हीकल अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। अगर कैश पेमेंट कर रही है तो कैश, अगर बैंक से पेमेंट करी है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर मशीनरी बेच दी, तो मशीनरी जब बेची है तो कैश आया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी क्रेडिट हो गई क्योंकि वो मशीनरी पुरानी हो गई थी और हमने उसे उठा के बिजनेस से बाहर फेंक दिया। तो रियल अकाउंट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ध्यान से सुन लो मेरी ये बात, इसमें से एक ना एक जरूर क्वेश्चन फंसता है, और अगर अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रही हूँ ताकि वो चीज आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाए। ठीक है, तो रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। Then is debit in real account means either the value of the asset has increased as the firm has acquired a new asset, or additional machinery is acquired to improve efficiency of the original. Or credit means that the value of asset has decreased, either the asset is being disposed of by the company or depreciation has been charged on the same. Then is nominal account. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है?
जो भी आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उन्हें डेबिट कर दीजिए और क्रेडिट कर दीजिए क्या, सारी की सारी इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट इन द नॉमिनल अकाउंट मीन्स दैट द बिजनेस हैज सफर्ड लॉसेस और देयर आर एक्सपेंसेस व्हिच आर अंडरटेकन। Credit in the nominal account means the business has earned profit and there are incomes which the firm generated in particular period। ठीक है, तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कमिंग बैक टू योर बुक्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये सब वही है जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में समझाया। सिग्निफिकेंसेस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी बता दिए। डेबिट इन पर्सनल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट इन पर्सनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट इन रियल अकाउंट, क्रेडिट इन रियल अकाउंट, सब मैंने आपको उस छोटी सी एक पिक्चर के थ्रू बता दिया मैंने। ठीक है, रियल अकाउंट अगर मैं आपको बता दूं दोबारा से, तो रियल अकाउंट इज अबाउट माय असेट्स, जो कंपनी के फिक्स्ड असेट्स हैं। ठीक है, उन फिक्स्ड असेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये फिक्स्ड असेट्स जो है हम बिजनेस में रखते हैं फॉर अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम, ये बिजनेस में रहते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, ये सब क्या है आपके रियल अकाउंट्स हैं। ठीक है, और ये दो तरीके के होते हैं, टैंजिबल एंड इंटैंजिबल। टैंजिबल वो जिनकी प्रेजेंस सीन, फेल्ट और टच की जाए, जो फिजिकली जिनकी प्रेजेंस प्रूफ करी जाए। एंड इंटैंजिबल इज जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है बट वन कैन नॉट डिनाई कि ये होते ही नहीं। गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, दीज आर योर इंटैंजिबल असेट्स। ठीक है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आया उसे डेबिट करते चलो, जो बिजनेस से बाहर चला गया उसे क्रेडिट करते चलो। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। हाँ जी, आपके बिल रिसीवेबल एंड बिल पेएबल पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि आप बिल ऑफ एक्सचेंज किसके साथ बनाते हो, डेटर्स और क्रेडिटर्स के साथ बनाते हो। तो जब डेटर्स और क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट में कवर्ड है तो बिल रिसीवेबल एंड बिल पेएबल भी पर्सनल अकाउंट में। टाइप ऑफ कैश बुक पे जो हम कैश बुक बनाते हैं वो किस तरीके से बनती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक में इट इज एन ऑर्डिनरी कैश बुक वेयर कैश रिसीट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड पेमेंट्स ऑन द राइट हैंड साइड। अब आप सब बैंकर्स हैं, आपने अपने बैंक में कैश रजिस्टर ज़रूर देखा होगा, तो इसे मैं लंबा खींच के नहीं समझाऊंगी, सिर्फ इतनी सी बात याद रखो कि लेफ्ट हैंड साइड पे रिसीट्स आती हैं और राइट हैंड साइड पे पेमेंट्स आती है। जिसको ये क्लियर नहीं था वो समझ लेना, बताना मत किसी को कि अभी तक पता नहीं था, ओके, सीक्रेट। देन डबल कॉलमनर कैश बुक की अगर मैं बात करूं तो डबल कॉलमनर कैश बुक क्या है, टू कॉलम्स कैश, वन is cash column and the other is discount column shown on both the sides as well as on the payment and receipt side। ठीक है, then is triple columnar cash book। यहाँ पे तीन कॉलम्स हैं, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम एंड डिस्काउंट का कॉलम। तो बैंक का कॉलम यहाँ पे आ गया। अब दैट मीन्स जो आपने कैश रजिस्टर मेंटेन किया है उस कैश रजिस्टर में कैश की ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड हो रही हैं एंड साइमल्टेनियसली वो ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड हो रही हैं जो आप थ्रू बैंक रूट कर रहे हो। कुछ पेमेंट्स अगर आपने बैंक के थ्रू करी हैं, कुछ पेमेंट्स जो आपको बैंक में डायरेक्टली रिसीव हुई हैं, वो सब जो है कहाँ जाएंगी, कैश बुक के बैंक कॉलम में जाएंगी। क्लियर? तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, तीनों कॉन्सेप्ट। सिंगल कॉलम में जब हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। डबल कॉलम में हम क्या करते हैं, कैश और डिस्काउंट का कॉलम बनाते हैं। और ट्रिपल कॉलम में क्या बनाते हैं, कैश, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम बनाते हैं।
ठीक। Accounting and columnar accounting mechanism. Cash book may be defined as a record of transaction concerning cash receipts and cash payments. अब ये मैं आपको बताया कि cash book is the format of account and actually it serves the purpose of cash account. It has two sides, debit side and credit side. On the debit side, all receipts in the cash are recorded, while on the credit, all payments are recorded. ठीक है। तो कैश बुक का बेसिक फीचर क्या होता है? ओनली कैश ट्रांजेक्शन। ये कौन सी कैश बुक है? सिंगल कॉलम वाली, ठीक है। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ द जर्नल एज वेल एज द लेजर। अगर सिर्फ इसमें कैश की बात हो तो मुझे अलग से कैश का लेजर खोलने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ अगर मेरी डबल या ट्रिपल कॉलम कैश बुक है तो मुझे अलग से बैंक का लेजर और डिस्काउंट का लेजर और कैश का लेजर खोलना पड़ेगा। देन all cash receipts recorded in the debit side, all payments in the credit side, records only one aspect of the transaction, that is cash. All transactions are recorded chronologically. जैसे जैसे होती जाती हैं ट्रांजेक्शन्स वैसे वैसे वो रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। टाइप्स, सिंगल कॉलम है तो देखो इस तरीके से बनती हैं। ये हाफ हो गया लेजर का, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। यहाँ तो सिर्फ एक फॉर्मेट दिखाया जा रहा है। एक्चुअल में जब कैश बुक्स देखते हैं ना तो कई जो कैश बुक्स होती हैं वो इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी जो कैश बुक्स होती हैं उनको पढ़ने के लिए उन्हें पूरा ऐसे फोल्ड करके खोलना पड़ता है, तो उन्हें पूरा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। इस तरफ रिसीट्स है और इस तरफ पेमेंट्स है, उन्हें वैसे रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आ गई आपकी सिंगल कॉलम। फॉर्मेट देखते जाइए। फिर इसमें पोस्टिंग्स कैसे करते हैं, इसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं, वो सब इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि आपका जो पेपर है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर है। उसमें 1 या 2 मार्क का पूछा जाएगा, आपको फॉर्मेट बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा, तो उसे पढ़ने की कोशिश ना करें, उसमें घुसने की कोशिश ना करें, ठीक है। डबल कॉलम कैसे बनती हैं, ये आपका फॉर्मेट हो गया। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे देखो 2 कॉलम्स आ गए, वन इज डिस्काउंट कॉलम एंड द अदर इज अमाउंट कॉलम। ये डिस्काउंट का कॉलम अलग आ गया और अमाउंट का किसके लिए आ गया? कैश बैलेंस के लिए आ गया। एग्जाम्पल अभी छोड़ दीजिए। पेटी कैश बुक क्या होती है? पेटी कैश बुक क्या होती है दोस्तों? पेटी कैश बुक इज दैट कैश बुक जब हम क्या करते हैं, अपनी जो बुक्स हैं, जो छोटे छोटे खर्चे हैं, स्टेशनरी का, न्यूज़पेपर वाले का, पोस्टेज का खर्चा, इन सब खर्चों को हम कहाँ लिखते हैं? पेटी कैश बुक में लिखते हैं। मेन कैश बुक में ना लिख के इन छोटे छोटे खर्चों को जो डे टू डे बेसिस पे होते हैं इन्हें हम किस में लिखते हैं? पेटी। तो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं ना कि बिल रिसीवेबल जो है रियल में हमने क्यों डाला है, तो कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं जो मल्टीपल अकाउंट्स में आती हैं। जैसे आपकी सैलरीज की अगर बात करूं तो सैलरीज इज आपके नॉमिनल अकाउंट में भी आती है और सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है वो पर्सनल खाते में आती है। तो कुछ अकाउंट्स के लिए जो हमारे हेड्स हैं वो थोड़े से डाइसी हो जाते हैं, तो वो मल्टीपल उसमें अकाउंट्स में प्लेस कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो सब जगह सही है, पर्सनल में भी सही है और रियल में भी सही है, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। अब बात करते हैं जर्नलाइजिंग की, ठीक है। जर्नलाइजिंग जब करनी है तो जो आपकी ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, उन ट्रांजैक्शंस को आपने रिकॉर्ड कर लिया, उनको डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट देना शुरू किया। हर एंट्री में 2 एस्पेक्ट्स आप लिखते जा रहे हैं और उसके बाद उनकी जर्नल पोस्टिंग करते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये सब नहीं बताऊंगी आपको, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इसे पढ़ो मत। सिर्फ आपको बताती हूँ कि जर्नल एंट्रीज होती कितने टाइप की हैं। 2 टाइप की जर्नल एंट्रीज होती हैं, वन आर सिंपल जर्नल एंट्रीज एंड द अदर इज
कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। सिंपल जर्नल एंट्रीज जो होती हैं उसमें एक एस्पेक्ट डेबिट होता है और एक क्रेडिट हो जाता है। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज जो होती हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा हेड्स जो है वो क्या होते हैं, डेबिट को यहाँ पर कवर करके बता दी। अब इसके बाद कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज हैं जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। उससे पहले हम लोग 5-10 मिनट का ब्रेक ले लें अगर, तो आप लोग भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएंगे और उसके 5 मिनट के बाद हम इसे दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, ठीक। जी, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंट टाइप ऑफ जर्नल एंट्रीज जो हम पास करते हैं वाइल जर्नलाइजिंग दी ट्रांजेक्शन्स। जैसे नंबर ऑफ अकाउंट्स या लेजर्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। बेसिक जर्नल एंट्रीज की अगर मैं बात करूं, सो द वेरी फर्स्ट एंट्री इज कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस एज कैपिटल। आपने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए, कैश चाहिए। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। याद क्या रखनी है चीज, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। ये बेसिक रूल जो अकाउंटिंग का है ये याद रखना है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस एज कैपिटल, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कैश क्या हो गया, बिजनेस में आया, बिजनेस में आने की वजह से असेट जो है बिजनेस का बढ़ गया। देन कैपिटल, एक बार दोबारा से शुरू करते हैं, कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस एज कैपिटल, तो कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो चीज क्या ध्यान में रखनी है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश और बैंक को अगर मैं डेबिट करती हूँ तो उससे क्या होगा, असेट इंक्रीज होगा, और कैपिटल जो है वो मैंने क्रेडिट कर दी तो क्या होगा, उससे इंक्रीज इन लाइबिलिटी, मेरी लाइबिलिटी बढ़ी और मेरा असेट भी बढ़ा। एक ट्रांजैक्शन ने असेट को भी इफेक्ट किया और लाइबिलिटी को भी इफेक्ट किया, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज असेट ब्रॉट इनटू बिजनेस। आपने असेट खरीदा नहीं, असेट को बिजनेस में लेकर आए हो, ठीक है। आपके पास घर पे कंप्यूटर पड़ा था वो आप उठा के कंपनी के लिए ले गए, आपके पास स्पेयर सोफा सेट पड़ा था वो उठाकर आप कंपनी के लिए ले गए, आपके पास 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी आपने घर के लिए रखी, एक गाड़ी आप बिजनेस के लिए ले गए, ठीक है। तो असेट ब्रॉट इनटू बिजनेस। अब इसके लिए आपने खर्चा तो खुद से नहीं किया, तो खर्चा नहीं किया तो इसका मतलब ये हमारे बुक्स में नहीं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। तो बुक्स में इन्हें कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, अगर बिल्डिंग आपकी घर की खुद की है। प्लांट एंड मशीनरी, कोई प्लांट या कोई मशीनरी ऐसी थी जो घर से ही लेकर जाके बिजनेस में यूज की जा सकती है। प्रिंटर आपके पास घर में पड़ा था वो आप ले गए, ठीक है, मशीनरी तो है तो वो आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। फर्नीचर सोफा आपके पास स्पेयर पड़ा था वो उठा के आप बिजनेस में ले गए, तो ये सब चीजें क्या हो गई, डेबिट हो गई। और क्रेडिट क्या हुआ आपका, कैपिटल अकाउंट। तो आपका इफेक्ट क्या हुआ, असेट भी बढ़ा और लाइबिलिटी भी बढ़ी, क्योंकि अगर बिजनेस बंद होगा तो ये सब चीजें जिस घर से आई हैं उस घर पे वापस चली जाएंगी, ठीक है। देन थर्ड एंट्री की बात करते हैं, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब जब बिजनेस सेटअप कर लिया है तो सामान भी बेचोगे, सामान बेचने के लिए या तो कहीं से खरीद के लाओगे या खुद मैन्युफैक्चर करोगे, उसके लिए परचेजेस करनी पड़ेंगी। अभी अभी बिजनेस शुरू किया है, गले में पैसे हैं नहीं, तो सामान कैसे आएगा, ऑब्वियसली उधार पे आएगा। तो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जब आपने परचेजेस की हैं तो परचेजेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो एंट्री क्या हो गई, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड,
और जिससे आपने खरीदी उसे पेमेंट तो नहीं की तो कैश तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, एक सिंगल एस्पेक्ट करूंगी तो एंट्री कंप्लीट नहीं होगी, तो क्या करूं, डबल एस्पेक्ट देने के लिए उसे क्रेडिटर से क्या कर दूं, क्रेडिट कर दूं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, या तो सप्लायर, सप्लायर इसलिए लिखा क्योंकि उस बंदे का नाम लिखोगे, स्पेसिफाई करोगे, अगर नाम नहीं लिखो कैटेगरी में डालोगे उसे क्रेडिटर्स की कैटेगरी में। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होगा, एक आपका ट्रेडिंग में स्टॉक आपका बढ़ जाएगा और दूसरा आपकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आपका स्टॉक बढ़ेगा और आपके क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। एक इफेक्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और दूसरा इफेक्ट कहाँ, बैलेंस शीट में। ये चीज का ध्यान रखना। देखो असेट और लाइबिलिटी जब यहाँ इफेक्ट हो रहा था तो दोनों चीजें बैलेंस शीट में है, ठीक।